अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, अना जिद हटदर्मी और कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की स्ट्रेटजी जीत गई और जमहूरियत, कौमी मुफाद और अवामी सोच कहीं पीछे रह गई। सियासी जमातों के माबैन अदम इस्तेहकाम जो कि मुज़ाकरात के नतीजे में ख़त्म हो सकता था, अब उसके चांसेस कम हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात को लेकर 3 मुलाकातें हुई और PTI ने अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को दे दिए थे, जिसमें सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात शामिल थी। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 दिन का वक्त दिया था और 7 रोज़ गुजरने तक हुकूमत ने सिर्फ सब कमेटी को मुतालबात का जायज़ा लेने का कहा था और मुतालबात को अमली जामा पहनाने में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी, जिस वजह से PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया, लिहाजा अब मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड्स नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर का ये भी कहना था कि हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जारी रहें और मामलात आगे बढ़ें, लेकिन शायद सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि इससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। सियासी डेडलॉक के ख़ात्मे के लिए जो एक माहूम सी उम्मीद थी कि मुज़ाकरात के नतीजे में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और ये मईशत की बेहतरी के लिए अच्छा होगा, मगर अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन अलायंस बनाकर फिर से सड़कों पर होगी और हुकूमत शायद उनके एहतजाज, धरने और जलसे जुलूस रुकवाने के लिए हिकमत अमली तरतीब देगी। PTI की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करने के बाद अब हुकूमत क्या हिकमतें अपनाएगी और मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, आज पैनल में शामिल है मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट रऊफ़ क्लासरा साहब, उनके साथ सईद काजी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। रऊफ़ क्लासरा साहब, बहुत जल्दी नहीं कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तड़ी लगा के ऐलान कर दिया कि चौथा राउंड नहीं होगा, इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे और जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। हालांकि टेक्निकली कल जुम्मा है और कल के दिन तक तो वेट करना चाहिए था। जी, एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर, ये मेरी राय आज की नहीं है, पहले की है, जिस दिन ये इनके मुज़ाकरात का अनाउंसमेंट हुआ था कि दोनों साइड्स मुज़ाकरात कर रही हैं, मुझे लगता है कि दोनों साइड्स ही पहले दिन से इसमें सीरियस नहीं थी। दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ना हमारी हुकूमत सीरियस थी मुज़ाकरात को कामयाब करने में और ना मेरा ख्याल है PTI सीरियस थी। उसकी मैं 2-3 आपको वजूहत बताता हूँ। अगर हुकूमत सीरियस हो सी मुज़ाकरात करने में तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अपने 22 या 24 नवंबर की जो उनकी शराइत थी 3 और बड़ी अनकम्प्रोमाइजिंग थी, उससे हट के उन्होंने बहुत सारा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी। जब उन्होंने कहा था कि जनाब कि हम, आपको याद होगा उस वक्त 3 शराइत थी। एक ये था कि हमारा ये मैंडेट है वो वापस किया जाए, उसके बाद उनको 26वीं तरमीम जो है इसको ख़त्म किया जाए, तीसरा ये था कि जनाब इमरान खान साहब को या ये जो उनके लोग हैं उनको रिहा किया। जब तीनों मतलब है ये बड़ी सख्त वो शराइत थी जो हुकूमत के लिए मानना मुश्किल लग रहा था। तो अब जब मुज़ाकरात शुरू हो तो खान साहब ने वो तीनों शराइत साइड पे कर दी, मतलब जो मुश्किल वो थी। उन्होंने कह दिया कि जनाब कि आप एक इस पर कमीशन बनाएं, इस पर जुडिशल और साथ में जो ये कैदी हैं वो रिहा करें, जिसमें इमरान खान का जिक्र नहीं था, ओवरऑल कैदियों की बात की गई थी। मेरा ये ख्याल है दोनों शराइत ये इतनी बड़ी मुश्किल शराइत नहीं थी। अगर हुकूमत संजीदा थी, सीरियस थी, अगर ब्रेक थ्रू चाहती थी कि जनाब कि पॉलिटिकल कोई नॉर्मलाइजेशन हो, कोई थोड़ा सा PTI के साथ सीरियस बात चाहिए, तो अब उनको भी तो आप कह सकते हैं कि एक फेस सेविंग अगर उनको भी चाहिए थी, PTI को भी चाहिए थी। एक पार्टी है, उसके लोग थे, अपने वर्कर थे, आए लेकर आए, कुछ तो उनको भी दिखाना था जी हमने हुकूमत से क्या हासिल किया मुज़ाकरात में। सो मैं ये समझता हूँ दोनों शराइत जो हैं ये इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसके लिए कोई बहुत बड़ी कड़वी गोली खानी पड़ती या बहुत बड़े उनको मसाइल का सामना करना पड़ता और वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर इतनी बड़ी शराइत नहीं थी तो हुकूमत भी तो बहुत टाइम ले रही है ना, हुकूमत भी तो कह रही है कि पहले उन्होंने सब कमेटी बनाई, फिर भिजवाएंगे, फिर जवाब देंगे। उस पे आ रहा हूँ जरा, अगर थोड़ा सा आप अलाउ करें कि दोनों साइड सीरियस क्यों नहीं थी, मैं ये बता रहा था। दूसरी साइड पे हमने देखा कि ये इनके लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पे अपने उनकी जो भी वजूहत थी हुकूमत की उन्होंने बताई। दूसरी साइड पे इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी सीरियस नहीं थे,
अगर खान साहब सीरियस होते हैं इन मुज़ाकरात में तो कभी भी वो ट्वीट ना करते जो उन्होंने 2-3 ट्वीट्स किए। मतलब इन द मिडल ऑफ मुज़ाकरात जो हैं, आप ये प्राइम मिनिस्टर पे हिट कर रहे हैं, आप आर्मी चीफ पे हिट कर रहे हैं और बहुत सख्त आप अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। आपके लोग हैं जिनको आपने खुद नॉमिनेट किया, 6 के करीब हैं, अच्छे लोग हैं, दे ऑल आर नाइस पीपल, आप उन पर ट्रस्ट करें, उनको बातचीत करने दें। आप जब वो अगेन अपने लोग भेज के मुज़ाकरात के लिए पीछे से आपने डंडा उठा लिया और बम्बार्डमेंट शुरू कर दी, तो इट मीन्स कि आप नहीं चाहते कि मुज़ाकरात जो हैं कामयाब हों। सो लिहाजा ये पहले दिन से ख़त्म हो गए थे। इनको बस एक दोनों साइड्स को थोड़ी सी वो चाहिए थी, लोग ये ना कहें आप मैं जितने हम बैठे हुए हैं कि लोग ताने देते हैं आप सियासी लोग हैं, बातचीत नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। हुकूमत को ही पता था ये मुज़ाकरात जो हैं इट्स ए ड्रामा। खान साहब को पता था कि ये लोग, इनके पास कोई पावर नहीं है, ये मुज़ाकरात को मतलब कोई एक जो हम इनसे चाहते हैं ये हमें नहीं दे सकते, एस्टेब्लिशमेंट ही दे सकती है। सो मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है जब आज ये कहते हैं जी हमारी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म है, तो मेरे हिसाब से तो ये पहले दिन से ख़त्म थे। लिहाजा इट्स नॉट ए सरप्राइज फॉर मी अगर आज ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। चलिए, मुझे जो क्लासरा साहब का जो एनालिसिस है सैयद कायद साहब, उससे ये समझ आ रही है कि ये जो ड्रामा था ये बेसिकली इसको इन अदर टर्म्स खानापुरी कह सकते हैं। हम पंजाबी में अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खानापुरी की थी है। ये खानापुरी फिर किसके कहने पे की है दोनों फरीकैन ने? क्योंकि खान साहब ने कमेटी तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि कमेटी बनाई थी और कहा था मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, और फिर कहा कि बैकडोर से बातचीत चल रही है, इसीलिए ये सामने आके अब बात कर रहे हैं और हम मुज़ाकरात रऊफ़ हसन साहब कह रहे थे इनसे नहीं कर रहे, ये डमी है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। तो ये खानापुरी फिर किसके कहने पर की गई? पहली बात तो ये है फरवा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आगाज़ इस सफ़र के साथी हैं क्लासरा साहब, एजाज़ की बात है मैं उनके साथ बैठा हूँ। मैं आपको पे इस बात को किसी और एंगल से बात करता हूँ। मैं एक कोटेशन सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बुजुर्ग जो हैं वो दफन है हाई गेट सिमेट्री में, उन्होंने कभी कहा था कि पैशन विदाउट ट्रूथ, ट्रूथ विदाउट पैशन, हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स एंड चेंज हुज सोल फोर्स हिज कैलेंडर। अभी जब आप ये मुझे सुना रही थी इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट, तो मेरे दोस्त चाइना से आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार चाइना में अब गाड़ियां भी जो हैं वो रोबोटिक हैं, होटलों में बैरे भी रोबोटिक हैं। तो मैंने सोचा कि हम तो और आगे निकल गए, हमारी सियासत भी रोबोटिक है। वो जो स्टेटमेंट आके दे रहे थे, जो मैंने सुना, ये जो अभी आपने बात की, फ्रॉम द डे वन इन मुज़ाकरात की कामयाबी सियासी खुदकुशी है इस मौजूदा हुकूमत की जो रियासती वेंटिलेटर पे लगी हुई है। किसको नहीं पता कि किस तरह माशाल्लाह किस इलेक्ट्रल विक्ट्री के नतीजे में यहाँ ये बराजमान और तशरीफ फरमा है। तो ये फ्रॉम दी डे वन जो है वो दे आर डूम्ड। दूसरी बात मैं और रखना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं कि जहाँ जहाँ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स कामयाब हुई हैं वो जुडिशल कमीशन के जरिए हुई हैं। ये बांग्लादेश में मुज़ाकरात हुए थे, ये जुडिशल कमीशन हुआ था। और तीसरी बात, लोग कहते हैं पाकिस्तान में लोग बाहर नहीं निकलते। मेरे भाई रऊफ क्लासर से पूछो, कल जो हजारों लोग बाहर निकले हुए थे अपनी पेंशन के लिए, और कराची में जो लोग निकले हुए थे लिविंग वेज के लिए, क्या कोई सियासी पार्टी वहां मौजूद थी? क्या लोग इसलिए बाहर निकले कि हमाद अजहर साहब ने वजीर बनना है, या उमर अयूब साहब ने बनना है, या इसहाक डार साहब ने हट जाना है? तो ये एक बेमानी अमल है, पहले दिन से बेमानी था, बेमानी रहेगा। इट इज इररेलेवेंट। दिस सियासत इज कोसों दूर है इस मुल्क की जो इकोनॉमिक रियलिटी है। जो लोगों में जाएं, पूछें उनसे, उनसे सॉर्ट लें। सब वही है ना कि अगर ये सियासी ड्रामा था, अगर ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए था, ऑप्टिक्स के लिए था, रोबोटिक सियासत है, खानापुरी है, तो फिर ये खानापुरी, ये ड्रामा ये किया किसने, क्यों करवाया गया, किसकी वहां पर कराया गया, किस प्रेशर में कराया गया? देखिए जी, ये देखिए जिसकी माँ पर भी कराया गया, आई नो, ये जो माइटी और पावरफुल हैं वही कराते हैं भाई। बात ये है कि ये जो इक़्तिदार का खेल है, ये यहाँ जो 60, 68, 69 में अयूब खान की आमरीत थी ना, आपने भी देखी, आपने तो नहीं देखी होगी, आप छोटी हैं हमसे बहुत, हमें याद है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। बात यह है कि जिस वक्त सियासत में आम आदमी की जिंदगी का कोई मसला नहीं आता, पीपल्स पार्टी का मंशूर खोल लें, आज का, पुराना नहीं, आज पीटीआई का खोल लें आप, वो पंजाब से, पंजाब हमें गालियां देते हैं ना, ये हमें और मेरे रऊफ क्लासर को, मेरे भाई को भी दुख है, वो भी एक मजलूम नेशनैलिटी से ताल्लुक रखते हैं। और भाई कभी हमारी बात तो करके देखो, हमारे जो मुतालबे हैं उनको सामने तो ला के देखो। सही। हमारा क्या मुतालबा है?
हमारे हाँ, ठीक है, इलेक्शन नहीं लूटा जाना चाहिए था, गलत हुआ, असूल की बात है, मगर बात यह है कि जो तहरीकें दुनिया में चल रही हैं वो किस बात पे चल रही हैं? आज भी वही कहानी है, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। डज दैट फिगर? ये बड़ी बड़ी बातें, आइन होता है, ये बड़ा जो देखे जी ये तो आइन के खिलाफ हो गया, और भाई आइन, अच्छा आर्टिकल 3, 4, 5 मान लेते हैं भाई, 5 आर्टिकल है जो मुझे कहती है कि मैं आई शुड रिमेन लॉयल एंड आई एम लॉयल टू द स्टेट, और आर्टिकल 3 भी तो है लेकिन जो कहती है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सब क्वेश्चन इज देयर। शहजाद इकबाल साहब के साथ है, मैं चाहूंगी उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। शहजाद साहब, हम ये एज्यूम कर रहे थे बावजूद इसके कि बहुत सारी खबरें उड़ती उड़ती आ रही थी कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, मगर यूं ख़त्म करने की धमकी दी जाएगी या यूं ख़त्म करने का कहा जाएगा, वो भी पीटीआई की तरफ से, क्योंकि मेरा ख्याल से हुकूमत से ज़्यादा ये पीटीआई की ज़रूरत थी इस वक्त कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते और कुछ मनवा के उठते। बहुत जल्दी नहीं कर दी उन्होंने? जी फरवा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गालिबन ये तो इम्कान था कि 27-28 तारीख को जब चौथा राउंड होगा, उसमें अगर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब ना आता रिटर्न, या बिलफर्ज ये जवाब आ जाता है कि हम जुडिशल कमीशन की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, आपके मुतालबात पूरे नहीं कर सकते, तो फिर तो तहरीक इंसाफ हक बजानिब थी कि वो कह देते कि ठीक है, आपने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए, कुछ और हमें देने को है तो आप बताइए, और अगर नहीं है तो फिर मुज़ाकरात खत्म कर देते। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन वेट करने में कोई हर्ज नहीं था। जब आपने इतना वक्त लगाया, आपने कमेटी बनाई, आपने पहल की, फिर आपने रिटर्न मुतालबात देने में इतना वक्त लगाया, तो 2-3 दिन और इंतजार कर लेते, हुकूमत का वाज़ेह जवाब आ जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मेरे ख्याल से ये निटी-ग्रिटीज हैं, फुट नोट्स हैं। असल में अगर आप देखें तो हुकूमत की तरफ से भी 2-3 लोग, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम सबसे ऊपर है मेरे ख्याल से, वो कन्विंस कर रहे थे ना सिर्फ अपनी जमात को बल्कि हुकूमत में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं कि मुज़ाकरात हमें पीटीआई से करने चाहिए। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें, जो हुकूमती जमात में से ज्यादातर लोगों का रवैया है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, मरीम नवाज साहिबा हो, वो तो पहले दिन से इसके हक में नहीं थे कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हों। इनफैक्ट उन्होंने बड़ा वक्त लगाया, जब कमिटीज बनी तो कहा कि स्पीकर साहब से पहले कौन रुजू करेगा, हम क्यों करें, तहरीक इंसाफ करे। फिर हम सबको पता था कि वर्बली तहरीक इंसाफ ने अपने जो मुतालबात थे वो दे दिए थे, लेकिन फिर ये डिमांड थी कि नहीं आप इनको इन राइटिंग दें, उसमें भी काफी वक्त लगा। तो जब तक हुकूमत के पास एक वाज़ेह जवाब होना चाहिए था, और मेरा पॉइंट अभी ये है कि या तो हुकूमत ये बता दे कि वो जुडिशल कमीशन बना सकती है या नहीं, लेकिन अदरवाइज लेट्स सपोज वो कहते हैं कि हम नहीं बना सकते, जिसका इशारा इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, क्योंकि सारे मामला अगर हत्या में है तो हम फिर जुडिशल कमीशन कैसे बनाए। तो फिर हुकूमत मजीद क्या ऑफर करेगी तहरीक इंसाफ को? देखिए, डिमांड तो ये है ना तहरीक इंसाफ से कि आप हुकूमत चलने दें, आप बार बार इस्लामाबाद में चढ़ाई ना करें। अगर ये आप उनसे मुतालबा करते हैं तो फिर इन रिटर्न जुडिशल कमीशन नहीं दे सकते, तो मजीद आप क्या देंगे उनको? क्योंकि जो दो बड़ी डिमांड थी तहरीक इंसाफ की कि 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए या मैंडेट वापसी की जो उनका मुतालबा था, वो तो उन्होंने तर्क कर दिया, उससे तो वो पीछे हट गए। तो मजीद हुकूमत क्या दे सकती है, ये चीज अब तक मेरे ख्याल से ना आपके शो में कभी डिस्कस हुआ होगा। एट द एंड बात ही करनी थी ना, अगर वो इनकार भी करते तो वो बिठा के कम से कम ये डिसाइड तो कर सकते थे कि ये 2 शराइत तो हम आपकी नहीं मान सकते, इसके अलावा आप कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हुकूमत कर सकती है। अगर आपने बातचीत करनी होती है तो फिर इस तरह की बातें भी होती हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा जो बताने के लिए तहरीक इंसाफ के पास अब कुछ था नहीं, शायद बताना तो अभी हुकूमत ने था कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा है जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो मीडिया पे डिबेट हुई है, उसमें अब तक हुकूमत ने अपने ये कार्ड्स नहीं शो किए कि हम तहरीक इंसाफ क्या दे सकते हैं। वो जो एक बात उनकी तरफ से सामने आती है कि मईशत पे बात कर लें, सोशल इशूज पे बात कर लें, 2029 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाने हैं। आपको पता है कि ये इस वक्त पीटीआई के लिए मैटर नहीं करता। अगर हमें इस मसले से निकलना है तो ऑब्वियसली कहीं गिव एंड टेक करना पड़ेगा, किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वहां तक तो बात पहुंची नहीं। बट ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, जहां इतना इंतजार किया था तहरीक इंसाफ अगर 2 दिन इंतजार करती, हुकूमत मना करती कि हम नहीं आपके मुतालबात पूरे कर सकते, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है मेरे ख्याल से एक नैरेटिव बनाने में बेहतर पोजीशन में होती कि हम पे ये इल्जाम लगता था कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, हमने बातचीत की, हमारी डिमांड्स ही पूरी नहीं हो सकती, कुछ देने को है ही नहीं, तो मजीद आगे हम कैसे बढ़ें। एग्जैक्टली इस पे एक छोटी सी मिसाल रऊफ क्लासरा साहब, वो ये है कि आपको याद होगा जो वो रिजीम चेंज का जो इल्ज़ाम लगाते हैं और इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो वाकई इफ़ेक्ट हो रही थी, महंगाई और बहुत बेरोज़गारी से लोग तंग थे। लेकिन जब पीडीएम गवर्नमेंट आई तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो सारा मलबा अल्टीमेटली पीडीएम गवर्नमेंट पे सारा नज़ला गिर गया। अब ये जो ज़रा कॉल ऑफ करने की बात तो कर ली और लग भी ऐसे रहा कि कॉल ऑफ ही हो गया है तकरीबन, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या समझते हैं चॉइस क्या है? अब मलबा तो पीटीआई के ऊपर गिर गया है, ज़ाहिर है इन्होंने जवाब भी देना अपने वर्कर्स को भी, पार्टी के लोगों को भी।
वापस आएंगे, स्ट्रीट पावर आजमाएंगे, क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल है। जो पिछली दफ़ा अगर आपको याद होगा जब इन्होंने अपना रिटर्न जवाब वहाँ पेश किया था, वो अगर आप उसको देखें तो वो 17 तारीख को 2-3 पेजेस का, वो एक डिमांड से ज़्यादा एक आपको चार्जशीट लगती थी जो हुकूमत ने कही भी थी कि उन्होंने तफसील से जो पिछले 8-10 उनके मौक़िफ़ थे उन्होंने उनको बयान किया, जिसमें वर्कर्स पे गोलियां चलाई गई, जिस पे बाद वो इंटरनेट, VPN, पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियां, थाना कचहरी, तो वो तो एक चार्जशीट थी। वो लग रहा था वहाँ से कि वो भी अपनी साइड से एक थोड़ा केस बिल्ड करना चाहते हैं ताकि कल को जब मुज़ाकरात नाकाम हों तो अगेन PTI कह सके कि हमने तो आपको तफसील से बताया था और हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया था। पहले आपको याद होगा दो मुतालबे थे, 2 के बाद हमने देखा जो उन्होंने अपनी वहाँ पर रिटर्न रिप्लाई किया तो वो 2 से ज़्यादा, मेरा ख्याल 10-12 इससे ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। सो अगेन इट वाज क्लियर, जो बात मैं पहले शुरू में कह रहा था कि फ्रॉम डे 1 बोथ साइड सीरियस नहीं थी इसमें। खान साहब को भी पता था कि जनाब इनके पास देने को कुछ नहीं जो मुझे चाहिए, उन्हें भी पता था कि जनाब हम खान साहब को वो नहीं दे सकते जो खान साहब हमसे मांग रहे हैं, और जिन लोगों के साथ खान साहब बात करना चाहते हैं वो जाने और आपस में जाने। अभी बात हो रही थी राना सनाउल्ला साहब की कि राना सनाउल्ला साहब चाहते थे वो सीरियसली कि मुज़ाकरात कामयाब हों। आई डाउट ये सारा ये हुकूमतें जो काम करती होती है ना, ये बड़े पुराने तरीके हैं इनके, हमने इनको बड़े करीब से देखा है, सियासतदानों को इनको ऑपरेट करते हैं जिस तरीके से, इसको कहते हैं गुड काप बैड काप। एक और भी लाइन इस्तेमाल करते हैं, आप सीनियर अगर इजाजत दें तो इस्तेमाल कर लूं। वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। जी जी प्लीज। बहरहाल मतलब दैट अगेन एक इसको इस तरीके से भी बताया जा सकता है जैसे आप बता रहे हैं। सो ये राना सनाउल्लाह साहब से ज्यादा हर्ट कौन होगा PTI से, जरा अब जहन में रखें। वो कब से PTI के इतने हमदर्द बन गए, उनके दिल में कब से इतना दर्द जाग गया है कि उनको फिक्र पड़ गया है कि PTI को रिलीफ देना है, PTI को हमने मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, इनको ज़रा कंसेशन देनी है। उनको जानबूझ के टास्क दी होगी। ये सारे वजीर हैं, एक ही कैबिनेट में बैठे होंगे, 3-4 लोगों को क्या टास्क है जो आपने नाम लें। मसलन उसमें ख्वाजा आसिफ साहब को अगर पढ़ लें, मरियम नवाज साहबा को अगर उनको सुन लें, या फिर अताउल्लाह तारड़ साहब को आप उनको सुन लें, उनके बयानात हैं सख्त, दे आर द बैड कॉप्स, कि उन्होंने एक वो दबाव रखना है कि देखें जी कि हुकूमत के लोग नहीं मान रहे, यार ये फ्रॉडी हैं, इन पर एतबार ना करना, ये थोड़ा सा आपको फ्रॉड कर जाएंगे, धोखा दे जाएंगे। अब ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं। अच्छा, बाकी अताउल्लाह तारड़ साहब और अगर मरियम साहिबा भी उस सख्त बयान दे रही हैं। अब वो पोजीशन स्ट्रेंथन कर रही हैं अपने लोगों की जो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नहीं भाई हमें बात करनी चाहिए, ये बड़े अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, इनसे उठते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। ये सारा मैं ही समझता हूँ। इनको बड़े करीब से देखें इन तमाम लोगों को हमने। आज की बात मैं 22 साल से पॉलिटिक्स यहाँ पे इस्लामाबाद में कवर कर रहा हूँ। हुकूमतें देखिए, मिनिस्टर देखिए, पोजीशन देखिए, इनको बड़ा मतलब पार्लियामेंट देखिए। सो ये सारे का सारा राना साहब को भी पता था। लेकिन बात वही है कि हुकूमत ये तस्वीर भी नहीं देना चाह रही थी कि हम बिल्कुल इनकी कोई बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, बल्कि उल्टा ये कहते होंगे देखें जी हमारे पे दबाव है, हमारे वजीरों का, हमारे कैबिनेट के वजीर आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी हो रहा था तो गुड का बैड का वहाँ भी हो रहा था, ये नहीं कि वो नहीं कर रहे थे। अब ये 6 के 6 लोग जो हैं, दे वर एक्टिंग एज वेरी डिसेंट, वेरी सिविलाइज्ड पीपल, अच्छे फेस हैं, महजब लोग हैं, सारे लोग थे। अब ये वहाँ पे गुड काप से तो इमरान खान साहब बैड काप के तौर पर सामने है। उन्होंने वहाँ से बम्बार्डमेंट की अपने उनके ट्वीट्स की, ताकि वो भी इस चीज़ को सेल कर सकें कमेटी में, उनको बता सकें देखें ये खान साहब कितने गुस्से में हैं, ये खान साहब नाराज हैं, खान साहब मान नहीं रहे, तो आप हमारी कंसेशन हमें क्या देंगे, आप कुछ देंगे तो हम खान साहब को मनाएंगे। इसलिए तो कहा उन्होंने कि हम उसे इमरान खान से जाकर मिलना चाहते हैं। सो ये टैक्टिक्स होते हैं, पावर टैक्टिक्स होते हैं, एंड दीज आर वेरी अंडरस्टैंडेबल। कोई इसमें बुराई भी नहीं है कि दोनों साइड्स में ऐसे आप लोग रखते हैं, अगेन कुछ सॉफ्ट हैं और कुछ सख्त हैं। अब उसमें से गुड उसमें निगोशिएटर कौन निकलता है, एट द एंड ऑफ द डे कौन ये किस पे चीजें ले सकते हैं। अब विन विन सिचुएशन इसमें नहीं बन सकती थी दोनों साइड। लेकिन इसमें एक क्लास्टर साहब आपका तज्जिया समझते हैं हुकूमत को देना चाहिए लास्ट वर्ड। मैं ये समझता हूँ हुकूमत को इस पे कंसेशन देनी चाहिए थी। जो उनकी 2 डिमांड्स थी उनको मीट करना चाहिए। अगर ये सीरियस होते एक कमीशन भी बना सकते थे, ये बंदे भी रिहा कर सकते थे, तो पार्डन करके रिहा किए भी हैं इन्होंने ऑलरेडी। 1.5 साल से आपके पास से आपने सजाएं देनी थी, दे ली, एक मैसेज जाना था, चला गया। आप बाकी लोगों को 60-70 लोगों को रिहा कर सकते थे। कमीशन पहले भी आपने 2014 में बनाया था ना, जब ये धांधली का बना, कौन सी क़यामत आ गई थी? तो क्या अगर उसके बाद हुकूमत गिर गई थी नवाज शरीफ साहब की? नहीं। सो आपका कमीशन ना बनाया ना और इनको रिहा ना करना, आपकी नीयत भी ठीक नहीं थी। आप भी ड्रैग करना चाह रहे थे, आपको पता था कि ये किसी पे नहीं जाएंगे। और खान साहब ने भी
वही वाली बात कि 24 घंटे से ज्यादा खान साहब चुप नहीं रह सकते, रिकॉर्ड है उनका। 24 घंटे बाद वो कोई ना कोई बम मारते हैं, वो अगले बंदे को उसके सर में कोई ना कोई चीज वो दे मारते हैं। लेकिन अगर ये मामला बदनीयती पर ही मबनी था तो आपके सामने हाँ, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है क्लासा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट ब्रेक लेते हैं दोनों को। हाँ, ब्रेक से जब वापस आ तो फिर क्या हुकूमत अभी भी कोई लीनियंसी दिखा सकती है या वापस मुज़ाकरात पे ला सकती है पीटीआई को, और वो आ सकती है, कोई लचक का मुजाहरा किया जा सकता है एक ब्रेक के बाद? वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले क्लास्टर साहब कह रहे थे कि कंसेशन अभी भी हो सकता है। सईद काजी साहब, अभी भी कुछ चांसेस हैं? क्योंकि अभी तक तो खैर कोई ऐसी खबर नहीं आई है, हम जा रहे हैं कि हुकूमत ने कमीशन बनाने की कोई खबर सामने आई हो, बात की हो। फ्रॉम द डे वन इट वाज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। अच्छा, वो टाइम गेन कर रहे थे, ये मांग रहे थे कि कोई हमें रेस्पाइट मिल जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली थी। देखिए, दो सतह है तजिया करने की। वो जिस तरह फैज साहब कहते हैं ना कि ये सब्र का पौधा तो न फूला न फला है, कब तक ऐसे सेंचों के तमन्नाए समर में। बात क्या है, आज की सियासत का क्राइसिस क्या है कि दे हैव लॉस्ट फेथ इन द मैसेज, इन द पीपल। और बड़ा अच्छा चल रहा था, वारियां ले लो, इट वॉज वेरी इजी कि आप PMLN से PMLQ निकाल लें, जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक एबरेशन आ गई, एक तब्दीली आ गई एकदम से, और वो इसलिए आई कि जो लोगों का पेंट अप फीलिंग्स थी, जो मैं इसे कहूंगा एक माशी ऐलान जंग था सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का फ्रॉम 77 ऑनवर्ड अब तक, उससे लोग बड़े तंग थे, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने झूठा सच्चा रिलीफ मिल गया, और मेरी जाती राय है कि उन बेचारों को रिलीफ PTI से भी कोई नहीं मिलेगा अगर वो पावर में आ जाए तो। ठीक, लेकिन ये हो गया, अब क्या करें भाई? अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपकी यहां पर इक्तदार की, मैं एक सियासतदान से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी वो दिन गए, अब तो या आप इस्लामाबाद जाएं या पिंडी से होते हुए लंदन चले जाएं और उधर से कोई करें, कोई लॉबियस्ट हायर कर लें अमेरिका में और ये कर लें। तो बात ये है फरवा कि जब आप चोर दरवाजे खुलवा के पावर में आते हैं तो फिर उन दरवाजों पे जो खड़े होते हैं वो आपको निकाल भी देते हैं, वो दरवाजे बंद भी कर देते हैं। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन आपने इस्तेमाल की है साहब। ये दरवाजे तो खैर सभी ने खोले हैं, सभी के पास इनकी चाबियां भी मौजूद हैं, सभी ने खोले हैं। मैं किसी को बेल आउट नहीं कर रहा, मैं किसी को बेल आउट नहीं कर रहा, मगर मैं ओवरऑल जो यहाँ की एलीट है, जो पॉलिटिकल एलीट है, जिसे मैं पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, ये बिल्कुल दूर हो गए थे। अब एक राइट विंग नेशनलिस्ट सेमाई रिलीजियस मूवमेंट जो है वो बन गई, और अब उसका क्या करें, उसका हल क्या है? इनके पास तो कोई हल नहीं है। अब मुझे बताएं, ये अगर कोई कंप्रोमाइज करते हैं, दो मुतालबों से पीछे हट गई PTI, किस से? एक तो वो इलेक्शन वाला था और एक आध कोई और था, अच्छा 26 तरमीम वाला। अब 26 तरमीम क्यों हुई और कैसी हुई और किस लिए हुई? तो जब आपका पूरा खेल ऊपर से होगा, और जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो जो इकोनॉमिक प्रेशर लोगों पे आ रहा है, इस वक्त कल की खबर है कि तीसरा बड़ा टैक्स सैलरीड क्लास ने दिया है। क्या उसकी किसी पार्टी ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो मिडिल क्लास के साथ या लोअर क्लास के साथ? या ये जो आपने 18,000 रुपया या जितनी भी मिनिमम वेज 25, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये ना काजी साहब, ये जो जेन्युइन इश्यूज है ना, अब आप गवर्नमेंट से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ 100 बिस्मिल्लाह, PTI आके बैठे, ये वाले इश्यूज पे बात करें, हम सुनने को भी तैयार हैं, इस पे कोई हल भी निकालेंगे। लेकिन जो वो चाहते हैं, दूसरी पार्टी भी तो ये मुतालबात नहीं कर रही ना, दूसरी पार्टी भी तो वही बात कर रही है। लेकिन आपने जो एक पॉइंट, मैंने शुरू में ये बात की थी, अगर आपको याद हो, जब शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे तो जिस तरह से PTI ने भुरकस निकाला था उन क्लास का और उन काम करने वालों को, वो आपके सामने है। इनका क्लास कैरेक्टर यही है। सवाल ये है कि जब सियासत अवाम से दूर कर दोगे तो फिर आपको वो जो ताकत के सेंटर हैं वहां कभी डिग्गी में बैठ के जाना पड़ेगा, कभी बुर्का पहन के जाना पड़ेगा, और होगा वो जो करेंगे, और जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है आपके साथ। ठीक है, लेकिन इसका फायदा किसको पहुंचा है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं? नुकसान तो हम बेतहाशा गिना सकते हैं। शहजाद इकबाल साहब, मैं शहजाद इकबाल साहब को काजी साहब थोड़ा सा, जी मैं एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा शहजाद इकबाल साहब को इसमें इन्वॉल्व कर लूँ। शहजाद इकबाल साहब, मेरे प्रोग्राम में वाउडा साहब ने जो बात कही थी वो हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हूबहू वही बात की। उन्होंने कहा अगर ये जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं तो फिर वो 35 पंक्चर हैं,
वहाँ से भी बात खुलेगी, फिर ये दूर तलक जाएगी, और फिर 2018 के इलेक्शन। तो इट सीम्स लाइक कि ज़ाहिर है कि वो चाहते ही नहीं हैं कि जुडिशल कमीशन की तरफ कोई बातचीत आए। लेकिन अनदर थिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दूसरी तरफ अलाइंस की तैयारी कर रही है एहतजाज के लिए, ग्रैंड अलाइंस की। उसमें ज़ाहिर है कि महमूद खान अचकज़ई को इन्वॉल्व करते हैं, या फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, शाहिद खान अब्बासी। बाय द वे इनके पास मैन पावर या स्ट्रीट पावर नहीं है, मौलाना फजल रहमान अभी तक इनके साथ शामिल नहीं है। आपको लगता है कि पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हुई हैं ऑन स्ट्रीट कैपिटल के अंदर, ये वाली एक्सरसाइज को डिफरेंट होगी? अच्छा फरमा, एक तो ये जब कहा जाता है ना कि नहीं फिर 2014 पे भी चले जाएं, मतलब ये तो फिर कहीं नहीं रुकेंगे ना, फिर आप चले जाएं कि IJI कैसे बनी थी और उस वक्त उसके कौन बेनिफिशियरीज थे। तो ना वाली बात है, ना ही समझे। हाँ, 90s में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को किसने घर भेजा था, किसने उस वक्त सियासी मामलत जो है एस्टैब्लिशमेंट को फराहम की थी, मतलब वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे। देखिए मसला नीयत और इंटेंशन का है। अगर तो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त भी बड़े कंफर्टेबल है कि ठीक है इमरान खान को हम 4 साल जेल में रख के मुल्क चला सकते हैं, जो कि पहले आपने देखा था इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद यही सोच थी, तो फिर ठीक है, सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ अर्सा तो चल सकता है, लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म चलाना है, मुल्क में आपने इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, और जाहिर सी बात है आखिर में विल ऑफ द पीपल जो है वो मैटर करती है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं बातचीत करनी पड़ेगी। तो अभी तो इमरान खान को जो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हुई है और एक्सट्रीम सजा हुई है 14 साल की, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में फिलहाल अपने आप को महसूस कर रही है। और दूसरा देखिए हुकूमत का कंफर्ट इसलिए है ना कि वो भी यही समझते हैं आज, जैसे इमरान खान 2019-20 में समझते थे कि हमारे अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर हुकूमत इस वक्त ये सोचती है तो उसमें ज्यादा मेरिट है एज कम्पेयर टू जब उस वक्त तहरीक इंसाफ सोच रही थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट से जो लड़ाई थी वो इस नहज पे नहीं गई थी जिस नहज पे इमरान खान की इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है। तो अगर हुकूमत ये सोचती है कि ठीक है अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो हम ही एक चॉइस है और तहरीक इंसाफ से तो बननी नहीं है, तो फिर वो एक कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी देखें तहरीक इंसाफ, एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। जब मैंने भी आपसे कहा कि 2-3 दिन मजीद इसको देख लेते और कम से कम एक बयानिया अपने साथ लेके चलते कि ठीक है हम तो मुतालबात कर रहे थे लेकिन हमारे कोई मुतालबा माना नहीं गया, लिहाजा हम फिर नहीं कर रहे बातचीत आगे। लेकिन इफ नॉट डायलॉग, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या दूसरा तरीकेकार है? जो उनकी उम्मीदें थी जुडिशल सिस्टम से, आपने 26वीं तरमीम करके जो है सुप्रीम कोर्ट को जो हाल किया है, आप वो मेरे ख्याल से रोजाना हियरिंग में देख रहे हैं कि एक जुडिशल ऑर्डर जो है वो कमेटी के फैसले से रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो आपने हाल किया है, और ये मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा डैमेज, आप देखिए सियासत तो करते रहेंगे लेकिन आपने एक आइन को, आपने जुडिशरी को जिसमें पहले ही बड़ी कमजोरियां थी, ऐसी नहीं कोई बड़ा जबरदस्त सिस्टम था, लेकिन उसको आपने जितना डैमेज किया है, धचका पहुंचाया ना, वो रिवर्स ही नहीं हो सकता। और ये बाद में वक्त दूर नहीं होगा हमारे यहाँ कि सियासी पार्टीज खुद ही कह रही होंगी कि हमने ये क्या कर दिया है। आज आपने देखा है कि अगर सिंध हाई कोर्ट में भी आपने नजर रखी हो, जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स हुई हो, जितनी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई है, और उसमें ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी से बढ़ गई है, हुकूमतों की से इतनी बढ़ गई है कि मेरे ख्याल से इसको तो रिवर्स करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे नहीं लगता कि अब तक तहरीक जितनी भी उन्होंने चलाई है कोई भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके, वो सिवाय इसके कि उन्होंने हुकूमत पर या एस्टैब्लिशमेंट पर एक प्रेशर कायम रखा हुआ है कि देखिए हम जब भी चाहेंगे इस्लामाबाद आएंगे और हमारी कॉल देते हुए आप पूरा इस्लामाबाद सील कर देंगे, बिजनेस चोक हो जाएगा, इकॉनमी सफर करेगी। इसके अलावा उन्होंने कोई अपना नतीजा हासिल नहीं किया है। तो आई डोंट नो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, अनलेस एंड अंटिल मौलाना फजल रहमान उनके साथ मिले, उनको स्ट्रीट पावर दें, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगा। तो मैं उनकी फिलहाल इस वक्त तहरीक उनकी ऐसी कामयाब होते हुए नहीं देख रहा। ठीक है, लेकिन आपने एक पॉइंट रेज किया कि आप अगर खान साहब को, क्लास्टर साहब अगर अंदर ना भी चाहते हैं तो फिर कितनी देर तक रख सकते हैं और कितने टाइम के लिए रख सकते हैं। माइनस करना है तो उसकी हमें माजी में भी मिसालें मिलती हैं, माइनस होते भी नहीं होते। लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को तो सज़ा मिल गई, बुशरा बीबी को भी मिल गई, लेकिन मलिक रियाज साहब के बारे में बड़े जारहाना किस्म के, बड़े एग्रेसिव किस्म के मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, ट्वीट्स ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किए हैं, अता तार साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बल्कि मीडिया हाउसेस को भी निशाना बना के कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं। आप समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई गवर्नमेंट कर भी सकती है? क्योंकि वादा माफ़ गवा तो वो बनने के मूड में नज़र नहीं आते, बल्कि उल्टा ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा मुँह ना खुलवाएं, बहुत राज है मेरे पास। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जिनसे कह रही हैं कि मेरा नहीं ख्याल है कि मलिक रियाज जो हैं वो इनकी, अगर उन्होंने आना होता, इनके थ्रेट में आना होता, इनका दबाव जो था बहुत सारा हमने देखा पिछले 1.5-2 सालों में उन पर डाला गया है। बहुत सारे लोग भी भेजे गए थे, कुछ जर्नलिस्ट भी भेजे गए थे
मलिक रियाज साहब के पास दुबई में उनको राज़ी करने के लिए कि आप यहाँ पर गवाह बन जाएँ, आप वादा माफ गवाह बन जाएँ। ऑफ कोर्स उनको डराया भी किया कि आपके बिजनेसेस हैं, मतलब लॉट इज़ एट स्टेक, तो लेकिन वो उनको बनने को तैयार नहीं थे। उसकी रीज़न भी है मेरा ख्याल है, मलिक रियाज साहब ये समझते हैं कि कौन सा ऐसा दूध से धुला हुआ बंदा है जो उनको आके कहे जनाब के मैं तो बड़ा अच्छा हूँ या मैं आपसे कोई फ़ायदा मैंने नहीं लिया तो बाकी ने फ़ायदा लिया, मतलब किसने फ़ायदा नहीं लिया। अब मलिक रियाज साहब की साइड से अगर देखें तो क्या नवाज शरीफ साहब ने फ़ायदे नहीं लिए? ये जो इन्होंने वहाँ पे लंदन की प्रॉपर्टी थी जो वो जिसका कहते हैं 9 बिलियन से 18 बिलियन रुपीज़ की बेची गई, तो वो मलिक साहब को उन्होंने अंगूठा रख के बेची। इत्तफाक फाउंड्री की जो ज़मीन थी ये सारी जो उन्होंने वो की थी उसको इन्होंने, आपको याद होगा, ये एक आपकी वो थी इंडस्ट्रियल लैंड थी। इंडस्ट्रियल लैंड को शहबाज शरीफ साहब ने उसको रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट करके हाउसिंग सोसाइटी बना के मलिक रियाज साहब को कहा कि आप इसको दें और हमें पैसे दें। ये आपको सिर्फ 2 मिसालें दे रहा हूँ, यार मैन एग्जांपल। क्या जरदारी साहब ये क्लेम कर सकते हैं नहीं ना मलिक साहब कि इमरान खान साहब को आपने फेवर किया और हमें तो कभी नहीं की? उन्होंने जो मतलब उनको फेवर किए जरदारी साहब की वो तो शायद किसी दौर में और किसी को हुई नहीं हो। एक इमरान खान साहब बचे हुए थे जो होलियर देन पोप की पोजीशन लेके बैठे हुए थे कि मेरे जैसा नेक और ईमानदार आदमी नहीं, बल्कि उनकी तकरीरें हैं, कई वो अपने प्रोग्रामों में कहते थे, अपनी उसमें तकरीरों में इंटरव्यूज़ में देखें मलिक रियाज साहब को काना कर लेते, तो आखिरी ये बचे हुए थे मलिक साहब ने इनको भी काना कर लिया। अच्छा फिर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, एंकर्स, मतलब किसी नेम एनीवन, तो कौन सा ऐसा ये बंदा हो सकता है जो मलिक साहब को जाके कहे कि मलिक साहब आप आएँ और हमारे इसके खिलाफ ये गवाही दें क्योंकि हम इस मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहते हैं? तो मलिक साहब तो पूछ सकते हैं कि भाई साहब पहले आप है ना, अगर आपने मुझसे क्या कुछ लिया हुआ, जिसका उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में जवाब दिया है। मतलब नैब को अगर देखा जाए तो मलिक रियाज ने तो काउंटर थ्रेट किया है। उन्होंने तमाम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिशियंस को, मीडिया को, नेम एनीवन, उन्होंने सबको कहा है और कहा है कि मेरे पास सबूत भी हैं। अच्छा सबूत की हमें इसलिए भी उन पर यकीन आ जाता है, आपको याद होगा ये अरसलान इफ्तिखार का अगर स्कैंडल आया था, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साहबजादे जो थे, तो उन्होंने उस वक्त सारी चीज़ें बता दी थी कि कैसे कैसे मैंने एक चीफ जस्टिस का बेटा जो है कैसे मुझे पैसे ले रहे थे, माल ले रहे थे, टिकटें ले रहे थे, कैसीनो जा रहे थे और बहुत सारी 100 चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो उनके पास अब उन्होंने फिर कहा है कि मेरे पास सबूत हैं और मैं अगर चाहूँ तो मैं ये सामने लाऊँ तो आप लोग किसी को मतलब मुंह दिखाने के काबिल ना हो। अब उनके पास एक चॉइस था, ठीक इनके पास मलिक साहब के पास, कि वो जो लोग हैं कि क्या उन्होंने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट, FIA, सीक्रेट एजेंसीज, नैब, हुकूमत, एक साइड पर उन्होंने इनको तोला और दूसरी साइड पर उन्होंने इमरान खान साहब को तोला। अब लगता ये है कि उनको इमरान खान साहब आपकी तरफ आती हूं, क्लासा साहब एक दफा बात बिजनेसमैन है। जी क्लासा साहब जी सो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बैठ के बड़ा उन्होंने सोच समझ के फैसला किया कि जनाब इस वक्त जो मेरा प्रॉफिट है एज ए बिजनेसमैन वो इनके साथ नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, वो सीक्रेट एजेंसीज के साथ नहीं है, नैब के साथ नहीं है, FIA के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। बिजनेसमैन है, कुछ कैलकुलेशन तो आखिर मलिक साहब ने की होगी ना। सियाने आदमी 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं और मतलब हु इज हु, अगर हु इज हु जिसके साथ उन्होंने डील नहीं किया होगा, कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि हम बड़े साफ हैं और हमने मलिक साहब से कोई फायदे नहीं लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मैटर करते हैं, मतलब आम लोगों की नहीं बात मैं कर रहा। आज मलिक साहब उनके सामने खड़े हो गए, जो उनके दोस्त थे, पार्टनर्स थे, उनके मतलब है उन्होंने बहुत सारी फेवर्स दी हैं, बहुत सारी ली हैं, तो मलिक साहब तो फिर उन्होंने तो काउंटर, जैसे मैंने कहा, थ्रेट किया है। उन्होंने मैं आप लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। सो मलिक साहब का ये सच मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हुकूमत को बहुत बड़ा उसमें कर सकती थी। इन्होंने बड़े दबाव डाले। अगर मलिक साहब ने इनके उसमें लाइन में आना होता, वो जिसको ब्लैक मेलिंग कहते हैं, तो फैसले से पहले आते ना, तो वो पहले ही आ जाते। लेकिन बात ये कि के तौर पर डिक्लेयर कराते। क्लासा साहब एक लाइन इस्तेमाल करते हैं, ज़मीर का वोट, ज़मीर जाग गया। शहजाद इकबाल साहब अगर रिलेट कर पाएँ तो शायद ज़मीर जाग गए हैं, इसीलिए मलिक रियाज साहब, आपको लगता है कि ये इस बोतल में, वादा माफ गवाहों की बोतल में मलिक रियाज साहब भी बंद हो सकते हैं? इतना मुश्किल क्यों है? ये तो हमें मेरे ख्याल से उनके ट्वीट से भी पता चल गया कि अगर वादा माफ गवाह बनना होता तो अब तक बन जाते। हाँ। लेकिन ये इमरान खान की सजा के बाद सडनली, क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे कि एक और मरकजी मुल्जिम है, उनके लिए आपने क्या किया है, तो फिर ये नैब की प्रेस रिलीज आ गई। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई एफर्ट की हुकूमत ने, केस एक अरसे से चल रहा है। आपने ये तो कोशिश की वो वादा माफ गवाह बन जाए, लेकिन क्या आपको भी पता है कि हमारा एक तावन है यूएई के साथ कि अगर वहां से आपने किसी को बुलाना हो, इतने मसले वाली बात होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ तो आपने देखा है कि गल्फ कंट्रीज से लोगों के वीजे कैंसिल हुए पॉलिटिकल ट्वीट्स करने पे या पॉलिटिकल ओपिनियन देने पे। तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो हमें इतना बड़ा शख्स मतलूब है और जो कि छुप भी नहीं सकता कहीं जाके, कहीं सबको पता है कि कहाँ है, उनको हम बुला नहीं सके। आप बता दें कोई सीरियस एफर्ट किए? मुझे तो नहीं नजर आई कि हुकूमत की तरफ से कोई सीरियस एफर्ट हुई है उनको वापस लाने की। तो यानी ये कहना चाह रहे हैं आप शहजाद इकबाल साहब, काजी साहब, के सिर्फ जबानी जमा खर्चा है, ओए तू तड़ा, बस दैट्स इट?
देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उनकी गवर्नमेंट का है। तो एक और बात मैं करना चाहता हूँ, देखिए किसी माजी के बगैर हाल नहीं होता और हाल के बगैर मुस्तकबिल नहीं होता। जो गमलों में लगाए थे ना पौधे हमने ज़िया-उल हक के दौर में सियासत के, उनके कांटे चुनते चुनते हमारे हाथ जख्मी हो गए हैं और उनको फूल साबित करते करते हमारे गले खुश्क हो गए हैं टीवी की स्क्रीनों पर। सो एवरीथिंग हैपन्स इन अ कंटिन्यूटी। जिन मुल्कों ने तरक्की की, इंडिया को आप देख लें और मुल्कों को आप देख लें कि क्या हुआ यहाँ पे, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ पे गलत हुए। एक तो मैं ये बात जरा उसको मैं पर्सपेक्टिव में कर दूं। बाकी रहेगी मलिक साहब वाली बात ये है कि मलिक साहब को आज राज याद आए हैं, कल तक तो याद नहीं आए थे। व्हेन ही वाज मिंटिंग बिलियंस ओवर हियर, और हर आदमी जो कभी इसको महल जो है, मुझे तो किसी ने झुग्गी कभी महल में नहीं दी। फरवा तुम्हें पता नहीं किसी ने, शायद तुम्हें भी नहीं दी, लेकिन मैंने लेनी भी नहीं है, सब कुछ यहाँ चल रहा था। काम है ये। अच्छा ये बात ये है, देखें चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। इट इज अनरेवलिंग। ये जो आपका ये जो सियासत का जो तर्ज था ना, जो आपने छोटी छोटी डायनेस्टियां बना के सियासत को जो है आपने 4 बंदे हर जिले में एक जो है वो आप, हुआ क्या जब ये ज़िमनी इलेक्शन लाहौर के हुए तो न क्यों है कि हुआ, ये तो 20-25 हज़ार वोटों में सारा मैनेज हो जाता था। तो ये हुआ है और ये होना था, मगर बदकिस्मती से हो ऐसी लोगों के पीछे गया है कि जिनके पास आगे का रास्ता कोई नहीं है। आपने कहा कि अभी तक हाथ नहीं डाला, वो मुझे मलिक रियाज साहब का वो इंटरव्यू याद आ जाता है कि वो कहते हैं फाइलों को टायर लग जाते हैं। एनीवेज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे नज़दीक है, बल्कि हम सबके नज़दीक है। मेरे साथ बड़े सीनियर साथी बैठे हैं, ज़िया-उल हक की बात हुई है, कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं आज के दौर में। उनकी क्या यादें ताज़ा हुई हैं, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पैका एक्ट में जो तरमीम की गई है, अब सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर अगर कोई बोगस खबर, कोई फेक न्यूज़ चलती है तो फिर पहले तो डिफेमेशन, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ पे लॉ भी मौजूद है, लेकिन अब जो है वो 3 साल की सज़ा भी होगी और 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। बाय द वे ये 2016 में नून लीग की गवर्नमेंट में ही हुआ था और उसके बाद फिर 2022 में इसे कोर्ट ने ख़त्म भी किया था। लेकिन नून लीग की गवर्नमेंट है, मेरे साथ रऊफ़ क्लासा साहब भी मौजूद हैं, शहजाद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, सईद काजी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल करने से पहले क्लासा साहब इजाज़त दें तो एक शॉट मैंने संभाल के रखा हुआ है, चलवा दूँ। ये अमेंडमेंट्स जो हैं पैका लॉ के अंदर, इस कानून के तहत इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम को, मीडिया को, सियासी मुखालफीन को जो इनकी नालायकी, नाअहली, करप्शन के ऊपर तनकीद करें, उनको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहते हैं। क्लासा साहब, जमहूरियत में तो तनकीद बर्दाश्त करनी ही चाहिए। मेरा ख्याल से मीडिया सबसे ज़्यादा तनकीद गवर्नमेंट पे ही करता है, लेकिन ये जो फेक न्यूज़, गलत न्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको समझ आ रही है ये मीडिया की आज़ादी है या मज़ीद तल्फ किया जा रहा है हक? जी, आज मैं वहाँ पे मौजूद था। आज इसकी कैमा कमेटी जो इसकी इंटीरियर की है, जहाँ पे ये गया था, ये लॉ जो है पास होने से पहले कमेटी के पास गया था, तो उसकी ओपन प्रोसीडिंग होती है। सो मैं भी वहाँ पे था, कोई घंटा डेढ़ इस पर प्रोसीडिंग हुई हैं, तो मैंने भी सुनी है क्या वहाँ पे एतराज़ात थे, क्या इसके हक़ में या इसके ख़िलाफ़ जो बयानात आ रहे थे। फिर बाद में पार्लियामेंट का इजलास था 2 बजे, वहाँ पर भी पेश हुआ, वहाँ भी ये सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो बाद में उसने प्रेस गैलरी से उन्होंने वॉकआउट भी किया और अताउल्लाह तारड़ साहब आए, उन्होंने भी बातें की, कुछ उन सहाफ़ियों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं अगेन ये सारी सामने हमने बातें सुनी है वहीं पर खड़े होकर। अब सवाल यह है कि उसमें ये हो, जरताज गुल साहबा जो हैं वो पीटीआई के बड़े प्रोमिनेंट मेंबर हैं, वो कमेटी के मेंबर हैं इसकी इंटीरियर कमेटी की, जो कैमा कमेटी है जहाँ पर बिल आया था। उनकी मैं आपको बता देता हूँ कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ पे। उससे आप अंदाज़ा कर लें कि इवन पीटीआई जो है वो ठीक है, बहरा के कुछ और बात कह रही है, लेकिन अंदर उनकी क्या ओपिनियन है ज़रा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनका ये कहना था कि इस बिल पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, और वाकई जिस तरीके का सोशल मीडिया पे लोगों के यहाँ इससे उछाली जाती हैं, लोगों को गंद उन पर गंद, यस मैं वहाँ पे विटनेस मैंने खुद सुनी है बातें, मतलब मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, मैं वहाँ ये मीटिंग में मौजूद था, ये सारी बातें सुनी है मैंने। तो उनका कहना था जनाब हम इस बिल के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, लोगों को इससे उछाली जाती हैं, गंद आता है, बहुत सारी गलत चीज़ें आती हैं। लेकिन उनके 2 एतराज़ात थे। एक तो ये था कि आप अभी जल्दी ना करें, आप इस बिल को अभी आज के इजलास में पास ना करें, हमें टाइम दें, हम अपनी पार्टी या अपने जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे बात कर लें, नंबर 1। और दूसरा उनका ये कहना था सज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं, सज़ाएँ इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये उनका
उनका जरताज गुल साहब ने वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और प्लस जो दूसरी साइड के लोग थे वो कहते हैं जनाब कि इसमें फेक वीडियोज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपका जिसका जो दिल चाहे आप वहाँ पे छाप देते हैं। कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, कोई बंदा कहीं तो कोई फोरम हो। और इसकी बहुत सारी मिसालें भी थी, उन्होंने अमेरिका की दी है, उन्होंने टिकटॉक पे पाबंदी लगी, ऑस्ट्रेलिया की दी कि वहाँ पे 16 साल तक उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया या दीगर फोरम कुछ ऐसे हैं 2-4 जिस पे बैन किया। तो उनका कहना था कि आप क्या चाहते हैं, मादर पितर एक आज़ादी चाहते हैं जिस मुल्क में जिसका जो दिल चाहे। एक होती है तनकीद जिसकी बात आपने की है, अब टीवी पे हम बैठे हो हम भी तनकीद करें, भी हमने की भी है और करते भी रहते हैं। एक आपका लेगेसी मीडिया है जिसपे आजकल लेगेसी मीडिया कहा जाता है, ट्रेडिशनल मीडिया, टीवी अखबार हैं जो एक सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं। मतलब हम टीवी पे कुछ ऐसी बात नहीं कह सकते या इवन मतलब अखबार में हम कुछ चीज़ नहीं छाप सकते, हमारे ऊपर एडिटर बैठे हैं, न्यूज़ एडिटर बैठे हैं, असिस्टेंट एडिटर है, डायरेक्टर प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग हैं जो चेक करते हैं। सोशल मीडिया पे चेक क्या है जिसको ये तनकीद कहते हैं, मतलब हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या ये तनकीद पे आपका ख्याल है ये मसला ये कानून आ रहा है? तनकीद पे मैंने नहीं देखा कभी कि तनकीद पे आपको कोई वहाँ से कोई आपको बुला लिया गया हो। आप गाली देंगे, आप अब्यूजिव होंगे, आप गलत ट्रेंड चलाएंगे, आप यहाँ पे मतलब इस तरह की फेक वीडियो चलाएंगे, आप उनको फोटोशॉप्स करेंगे। अभी जो कुछ यूएई के प्रेसिडेंट के हवाले से वीडियोस बनाई गई, क्या इसके बाद भी कोई हमारे पास कुछ जवाब रह जाता है कि जनाब के ये तनकीद हो रही है, हमारा मुंह बंद कराना चाहते हैं? मतलब कोई तो आपको कहीं ना कहीं पे तो ब्रेक लगाने। मैं एज ए सिटीजन कह रहा हूँ, मैं अगर कोई ट्वीट करता हूँ, मैं अगर प्रोग्राम आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, अपना प्रोग्राम करता हूँ, कॉलम लिखता हूँ, व्हाटएवर सोशल मीडिया, तो मुझे रिस्पॉन्सिबल बात करनी है। मैंने ऐसी बात कहनी कल को मैं उसको प्रूव कर सकूँ। मैंने किसी को गाली नहीं देनी, मैंने किसी की वो कहते इज्जत नहीं उछालनी, मैंने किसी को बड़े आदमी पे अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है मैं उसको डिसेंट तरीके से बयान कर सकता हूँ। मैं करता भी रहता होता हूँ, मैं खबरें दे रहा हूँ, स्कैंडल दे रहा हूँ, और अगर मैं उसको जैली दे रहा हूँ तो मैं कहूँ जनाब कि अगर मुझे नोटिस आ जाएगा तो ये फिर आपकी आज़ादी खतरा। मतलब मैं पैमरा ने मुझे ये 50 दफ़ा बुलाया है, मैंने कभी रौला नहीं डाला, आपको भी नहीं पता होगा जनाब कि मुझे पैमरा ने बुलाया है। 5-6 दफ़ा मैं अदालतों में गया हूँ, मुझे अदालतों ने बुलाया है, मैं गया हूँ, मैंने अपने केसेस फाइट किए हैं, बताए हैं, बयान किए हैं। सो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपने इतना गंद फैला दिया है सोशल मीडिया पे कि हुकूमतों को मौका मिल गया है, एजेंसियों को मौका मिल गया, इदारों को, कि आपकी पावर्स को क्लिप भी करें, आपके खिलाफ कानून भी लेकर आएं। क्योंकि वही वाली बात है कि हमारे सवाल ये है सोशल मीडिया पे सवाल ये है और दोनों जिम्मेदार हैं। लास्टली इस पे जी करास्ता साहब, आज अता तारा ने एक बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जनाब कि ये सोशल मीडिया का गंद पैदा करने में उसने कहा जनाब दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं। उन्होंने पीटीआई का भी कहा, अपनी पार्टी का भी कहा, उन्होंने कहा पीएमएल नवाज में सब बराबर की शरीक है, उन्होंने कहा हमारी सोशल मीडिया टीम ने भी गंद घोला है और पीटीआई वालों ने गंद घोला है। दोनों पार्टीज ने मिलकर इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने एक मैस क्रिएट किया। सोशल मीडिया पे जाके तो देखें, आपको लगता है बिल्कुल, और इस पे जब ट्रेंड्स चलते हैं तो फिर वो बड़े बुरे चलते हैं। शहजाद इकबाल साहब, लेकिन 2021 में सैयद शफकत इमरान साहब, आमिर मीर साहब पैका के थ्रू इनकी भी गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन मुझे मेरा सवाल सादा सा ये है कि ये इस बात का तयन कैसे किया जाएगा कि ये खबर जो है ये फेक है या इसके पीछे कोई बुनियाद नहीं है या ये प्रोपोगेट की जा रही है? अच्छा फरमा, देखें ये बात बिल्कुल ठीक है। खासतौर पर अभी क्लासरा साहब ने जो मिसाल दी मरियम नवाज साहिबा की, यूएई के प्रेसिडेंट के साथ जो मुलाकात थी उसकी, जिस तरह की वीडियो बनाई गई है एआई की, और एआई हमें पता है ये तो अभी आगाज है और ये तो ऐसा लगता है कोई अमेचर काम कर रहे हैं, तो इसका तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहुदा हरकत है। किसी भी, चाहे वो मरियम नवाज हो या किसी भी घर की खातून हो या मर्द हो, उसके खिलाफ इस तरह का प्रोपागेंडा, ये खुदा ना खास्ता किसी बड़े, हमारे यहाँ तो आपको पता है कि ऑनर किलिंग के नाम पे कितने लोगों को मार दिया जाता है, तो खुदा ना खास्ता किसी दिन ये फेक वीडियो जो है किसी की जान लेने का सबब ना बन जाए, तो ये बड़े इश्यूज हैं। लेकिन मसला ये है कि देखिए, जब आप कानून इस तरीके से लाते हैं ना कि एक दिन आपने बिल पेश किया, आपने कमिट किया था कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे, आपने नहीं किया, आपने कमेटी से ठक करके उसको पास करवाया और कौमी असेंबली से पास कर लिया। यहाँ पे मसला होता है आपकी नीयत का, यहाँ इंटेंशन आपकी जो है वो एक्सपोज हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, बिल्कुल ठीक बात है अभी जो रऊफ क्लासर साहब ने की, अब वो जो कोट कर रहे थे अता तारा साहब को, कि दोनों तरफ से ही होता है। पिछले 1 साल में मैं आपको दर्जनों ऐसे सहाफी बता दूंगा जो हुकूमत समझती है कि हमारे मुखालिफ हैं, हमारे खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ तो पर्चे हुए हैं, लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो सहाफी या यूट्यूबर्स, हम कहते हैं कि इस वक्त वो एक नरम गोशा हुकूमत के लिए रखते हैं। क्या कोई एक पर्चा आपने किसी के खिलाफ देखा है कि किसी ने बुशरा बीबी की वीडियो बना दी, किसी ने इमरान खान की कोई वीडियो बना दी, उसके खिलाफ कभी आप सोच भी सकती है पर्चा होगा? नहीं होगा। ये है असल में इशू के क्या गैर जानबदार होकर हमारे इदारों को काम करने दिया जाता है?
नहीं दिया जाता। और अभी आपने देखा था एक मतीउल्लाह जान साहब का वाकया हुआ था। हाँ। उनके ऊपर क्या एलिगेशन था कि उन्होंने जिस बंदे का इंटरव्यू किया उसने गलत खबर दी है कि वो रेंजर्स के एहलकार किस तरीके से शहीद हुए। तो फिर आप उस पर पर्चा करते ना, आपने क्या किया, आपने डाल के बंदा ही गायब कर दिया। जब आप, और फिर अगले दिन आपने पता चला कि उसके ऊपर ये पर्चे हुए हैं, तो इससे आपकी नीयत जो है वो एक्सपोज हो जाती है कि आपका मसला ये नहीं है कि आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज ना फैले। उससे ये लगता है कि आप अपने मुखालिफ की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये दबाना चाहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, एक बहुत बड़ा इशू है। वहां जिन ममालिक के पास दफ्तर हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, चाहे वो मेटा हो चाहे वो एक्स हो, वो भी कहते हैं कि आपने हमारे मुल्क के कवानीन की पासदारी करनी है, लेकिन उस पर भी इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है। अब हमारे यहाँ मसला क्या है कि ये जो कल ड्राफ्ट आपने देखा, जो आज कानून पास हुआ, जो बिल पास हुआ, उसमें देखिए दो चीजें। एक तो ये कि जो यूजर्स है ना, जो सार्फिन है प्लेटफॉर्म के, सारा का सारा जोर उस पर दिया हुआ है कि उनको कैसे हमने पकड़ना है। जो प्लेटफॉर्म के हवाले से बात है कि हम उस पर कंटेंट डिलीट करवा देंगे, ब्लॉक करवा देंगे, आप कैसे करेंगे? आप आज तक तो 250 मिलियन लोगों का आपका मुल्क है, यहाँ 100, 125, 150 मिलियन लोग जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं ये एप्स, मुख्तलिफ एप्स। आप यहाँ पे दफ्तर तो खुलवा नहीं सके उनका। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद आप इसमें कामयाब नहीं हुए, तो आप कैसे यहाँ से बैठ के उनके प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करेंगे? या फिर आप ये करेंगे जैसे आपने एक्स बैन किया, इस तरह आप टिकटॉक भी बैन कर देंगे, आप मेटा भी बैन कर देंगे और पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे पूरी दुनिया से? नहीं, जिन कुछ ममालिक ने अपनी मार्केट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए उनके ऑफिसेज यहाँ खुलवाए हैं और फिर वो बावर करवाते हैं कि ये हमारे मुल्क के कवानीन है, आपने ये फॉलो करना है। कहीं अथॉरिटेरियन रूल की तरह मोदी ने उसको जो है वो और जाहिर है कि इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग कारोबार भी करते हैं, सिर्फ नहीं है जो हुकूमत समझ रही है। बहुत शुक्रिया बहरहाल शहजाद इकबाल साहब आपका भी, और ऑफ क्लास्टर साहब, सईद कायद साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया नाजरीन, प्रोग्राम का अगले हफ्ते में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।